हेलो फ्यूचर चार्टर अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। जैसे कि आपने देखा था, हमने जनवरी 2026 के PYQ स्टार्ट किए थे। जब हम सॉल्व किए थे, हमने क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व किया, जहाँ पे हमें 1A में ट्रू और फॉल्स 12 मार्क्स के देखने मिले थे। उसके बाद 1B थ्योरी था, प्योरली थ्योरी बेस्ड था। फिर 1K सीमा में देखने मिले थे जर्नल एंट्री। फिर 2A में था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और 2KB में था, 2KB में क्या था अपना मशीनरी अकाउंट का डिप्रिसिएशन, जो हमने कल किया था, कल के क्लास में हमने किया था। उसके बाद 3 का ए हमने देखा था, NPS से रिलेटेड। 3 का भी आपका पार्टनरशिप है, 4 का ए पार्टनरशिप है, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने मिलेगा। 3 का ए और 4 का 3 का बी और 4 का ए क्या है, पार्टनरशिप, जो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। अभी आपको देखने मिलेगा 4 का बी। 4 का बी क्या है, 4 का बी में आपको बनाना है, देखो पढ़ो, बनाना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 4 का बी अपने करना चालू करते हो, ठीक है। 4 का बी में क्या बनाना समझा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये किससे रिलेटेड हुआ, फाइनल अकाउंट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब चालू करते हैं, पहले आप बनाओ फॉर्मेट। आज सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज में रेड पेन से लिखूंगा, बाकी सब आपके ब्लैक पेन से लिखेंगे। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में है, राधे। याद है आपको, आपने महाभारत देखा हो तो कर्ण को मिस्टर राधे बोलते हैं, वही राधे। देखना स्टार प्लस में फाउंडेशन के एग्जाम के बाद, ठीक है। अच्छे कंटेंट देखा करो। ट्रेडिंग अकाउंट तो ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2025। particulars, amount, फिर आगे particulars, amount, particulars, amount rupees, particulars, amount rupees। फिर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप एक संग भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं अलग अलग बना दे रहा हूँ। फॉर दी पीरियड एंडेड 31 मार्च 2025। particulars, amount, debit, credit, particulars, amount rupees, particulars,
अमाउंट रुपीज, इसका रहता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। चलो यहाँ तक अपना फॉर्मेटिंग हुआ। अभी सिर्फ हमने फॉर्मेटिंग बनाया, एग्जाम में इतना टाइम लगेगा फॉर्मेटिंग बनाना क्या, नहीं फटाफट ही हो जाएगा एग्जाम में, टेंशन मत लो। अब आगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। मेरे को पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर राधे हैज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब ये परचेज से लेस होगा और आपको कहाँ जाएगा, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। फिर आगे अ फायर टुक प्लेस इन वेयर हाउस एंड डिस्ट्रॉयड द गुड्स वर्थ, मतलब गुड्स डिस्ट्रॉय हो मतलब परचेज से लेस होगा। और आपको इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ क्लेम किया तो इंश्योरेंस क्लेम आपका एसेट होगा 4500 का, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, लॉस 1500 का। ये जाएगा आपको P&L, ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट। ठीक है। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हो गया आपका P&L और बैलेंस शीट का आइटम, और प्रोविजन फॉर ट्रेड ये P&L और बैलेंस शीट का आइटम। एक बार आपको पता है ना, ट्रायल बैलेंस का एक ही पोस्टिंग होगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में हो, चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हो, चाहे बैलेंस शीट में हो। एडजस्टमेंट का हमेशा 2 पोस्टिंग, एक एडजस्टमेंट का हमेशा 2 पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस का हमेशा 1 पोस्टिंग, एडजस्टमेंट का हमेशा 2 पोस्टिंग। ठीक है। ये चीज़ मैंने हमारे क्लास के लेक्चर में बताया हुआ है, आप वो उसको भी देखो। डेप्रिसिएशन आपको प्लांट एंड मशीनरी में है, फर्नीचर एंड फिक्सर्स में, P&L और बैलेंस शीट का गया। हाँ, ये अच्छा चीज़ है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथेटिकेशन ऑफ स्टॉक, ये एक अच्छा चीज़ है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। आओ अब चालू करते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में। एडवर्टीजमेंट में कुछ एडजस्टमेंट था क्या, नहीं। ये कहाँ का है, प्रॉफिट लॉस का। क्या है, ये आपका खर्चा है टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का खर्चा है, कितना रुपया, 13,400। इसके बाद क्या, बैड डेट्स। बैड डेट्स भी आपका क्या चीज़ का खर्चा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, टू बैड डेट्स 4400। लेकिन इसमें क्या ऐड करना है अपने को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो इसमें क्या ऐड करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। ओल्ड प्रोविजन भी दिया हुआ है, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड वाला भी दिया हुआ है। तो अपने को क्या करना है, पहले ऐड न्यू प्रोविजन करना है, ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो नया प्रोविजन कितना है, नया प्रोविजन के लिए पहले डेटर का अमाउंट देखो। डेटर का है ट्रेड रिसीवर 4,80,000। 4,80,000 में बोलता है 5% प्रोवाइड करना है। हमेशा क्लोजिंग बैलेंस में जो प्रोविजन नीचे क्रिएट करने बोलता है ना, वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस। तो 24,000 हुआ 5% का, ये एडजस्टमेंट आपका देख लो। 24,000 हुआ लेस कुछ ओल्ड प्रोविजन है। ओल्ड प्रोविजन कितना है, जिसको यहाँ लिखो, इसको भी यहाँ लिखो। 24,000 लेस कितना है, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना है,
12,800। फिर क्या है, ऐड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या बोला है, 2.5%। हमेशा ना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नेट ट्रेड रिसीवेबल में होता है। नेट ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या, पहले डाउटफुल डेट के जो प्रोविजन बने उसके बाद का जो ट्रेड रिसीवेबल बचा ना, उसमें अपने को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करना होता है। 4,80,000 माइनस 5% इंटू 2.5%, 11,400। समझा। हमेशा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस में कैलकुलेट होगा, नेट ट्रेड रिसीवेबल में, नेट ट्रेड रिसीवेबल। तब ओल्ड प्रोविजन को लेस करना, दिस ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन क्या है, ये रहा 5,500। तो नेट में कितना आ गया, 44 प्लस 24,000 माइनस 12,800 प्लस 11,400 माइनस 5,500, ये आ गया आपका 21,500। समझा ये चीज़। क्या क्या, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया था तो इसका एक ही एंट्री किया हमने, पोस्ट कर दी एंट्री। फिर इसके बाद क्या किया हमने, नीचे गए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया। ये अपना ओल्ड प्रोविजन है। देखो ओल्ड प्रोविजन मतलब क्रेडिट बैलेंस था इसका, तो हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड नहीं करके हमने डेबिट में लेस किया। डेबिट में लेस करना भी मतलब क्रेडिट ही बैलेंस हुआ, हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड नहीं करके डेबिट में लेस किया, तो ये भी सही किया हमने, एक ही बात हुआ। क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं करके डेबिट में लेस करना भी बात सही हुआ। अगर डेबिट में लिखते हैं माइनस की जगह प्लस करते हैं डेबिट में, तो डेबिट में ऐड करना हुआ, ऐड प्लस प्लस क्या होता है, डेबिट इंक्रीज होगा। अब प्लस माइनस क्या हुआ, डेबिट डिक्रीज हुआ। डेबिट डिक्रीज हुआ मतलब वो क्रेडिट बैलेंस था, तो क्रेडिट बैलेंस को यूटिलाइज किया हमने। उसी तरह ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी क्या था, क्रेडिट बैलेंस था। यहाँ तक समझा। अब ट्रेड रिसीवेबल हमारा 480 दिया था, इसमें बोलता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% PDD और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2.5%। तो हमेशा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नेट ट्रेड रिसीवेबल में होता है, नेट ट्रेड रिसीवेबल, और ये हमेशा ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल में। तो 4,80,000 में 5% निकाला 24,000। अब ये दोनों को नेट किया 456 आया, इसमें 2.5% निकालेंगे, वो आएगा 11,000। बस वो दोनों को लिखा। अब ये आपका एडजस्टमेंट का पार्ट है, ये आपका एडजस्टमेंट का पार्ट है। तो इसका क्या होगा, 2 एंट्री होगा। तो दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल से लेस, बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल से लेस। एक हमने डेबिट किया, मतलब डेबिट में ऐड किया। देखो ये डेबिट में ऐड हो रहा है, ये ऐड हुआ डेबिट में, ये भी डेबिट में, मतलब एक डेबिट का एंट्री किया, दूसरा क्रेडिट का एंट्री करना है। एसेट में अगर लिख रहे हैं तो वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस, लेकिन एसेट में हम लेस कर रहे हैं, वो मतलब क्रेडिट बैलेंस हो गया। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और एसेट में अगर कुछ लेस कर रहे हैं मतलब क्रेडिट को ही लेस कर रहे हैं, तो करेक्ट हो गया ये। तो कितना था, 4,80,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 24,000 लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, 11,000, 25-35। देखो 445 आ रहा है ये आपका। ठीक है, यहाँ तक समझा अपना, ये हो गया, ये हो गया। अब बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड क्या हो गया, अपना इनकम हो गया। जैसे मान लो मैंने 1,000 रुपया, पहले मैंने राम को 5,000 रुपया उधारी दिया था, 5,000 का सामान दिया था, बोला 5,000 तो उससे बाद में लूँगा। अब मुझे लग रहा था कि राम भाई मेरे को 4,000 ही दे सकता है, तो मेरे को लग रहा था कि 4,000 ही दे सकता है, तो मैंने 1,000 रुपया लॉस बुक कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, बाद में राम ने मुझे 5,000 पूरा दे दिया, राम ने बाद में मुझे 5,000 पूरा दे दिया। तो जो 1,000 मैंने लॉस रिकॉर्ड किया था, अभी मेरा लॉस को हटाना होगा। लॉस को हटाना मतलब इनकम हो गया मेरा, इनकम साइड में वही, इसी को बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो इनकम साइड में लिख देंगे बस। ये भी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट है। डायरेक्ट बिजनेस का कारण नहीं हुआ, ये डायरेक्ट बिजनेस का कारण नहीं हुआ ना। ऐसा थोड़ी कि आपने परचेज किया, कुछ सेल किया, उस तरह से नहीं। हाँ सेल किया मैं मानता हूँ,
लेकिन सेल के कारण कोई खर्चा थोड़ी हुआ है, तो राम ने पैसा नहीं देने के कारण खर्चा हुआ ना, डायरेक्ट सेल के कारण थोड़ी खर्चा हुआ है। तो एसेट बैंक, ये आपका एसेट होता है, एसेट में लिखो बैलेंस शीट का पार्ट हो गया। अभी देख लो ट्रायल बैलेंस का एक एक की एडजस्टमेंट करना है अपने को। कैश एट बैंक, कितना रुपया 12,500। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मेरा लाइबिलिटी है, लोन है, मैंने बैंक से कुछ लोन लिया, बाद में मुझे रीपे करना है, तो मुझे आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अराइजिंग बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट टू पे इन फ्यूचर, मेरा लोन है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, वो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, एकदम लास्ट में। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपका लाइबिलिटी साइड में आएगा, इसको यहाँ लिखो, अभी प्रॉफिट ऐड करना इसमें बचा है, कुछ ड्राइंग्स होगा तो वो है, देख लेते ड्राइंग्स है क्या, इसको इसमें ड्राइंग्स था, ये देखो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को भी लेस कर दो, वो कैपिटल से लेस होता है। ये सब बेसिक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, पेपर सॉल्व कर रहे हो आप एग्जाम का, ठीक है। इसका कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मेरा क्या ट्रेडिंग है, ये परचेज से रिलेटेड खर्चा है, परचेज करते वक्त का खर्चा है। कैरेज आउटवर्ड हमेशा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है, लेकिन कैरेज इनवर्ड फैक्ट्री से रिलेटेड परचेज से रिलेटेड खर्चा होता है, वो आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू कैरेज इनवर्ड 4500, कैरेज आउटवर्ड क्या बोला मैंने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, तो वो प्रॉफिट लॉस में आएगा, टू कैरेज आउटवर्ड 5400। कैश इन हैंड एसेट में आएगा कितना 5800। फर्नीचर आएगा एसेट में 41,000। इसमें देखो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, मतलब लेस करना है कितना 10%, $4100। तो ये आ गया आपका 41,000 माइनस 4100 36,900। अब टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, $4100 ये हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भी खर्चा है, तो P&L में जाएगा आपको। देखो डेबिट का डेबिट में लिख रहे हैं सब चीज 12,000। कितना इजी है फाइनल अकाउंट, पता नहीं आप लोग क्यों बोलते हो कि बैलेंस शीट मैच नहीं किया। एडजस्टमेंट का 2 एंट्री और ये आपको ट्रायल बैलेंस का 1 एंट्री, बस पोस्ट करते तो बैलेंस शीट तो मैच करेगा। भले आपका ग्रुपिंग गलत हो सकता है कि ट्रेडिंग की जगह अपने प्रॉफिट लॉस में लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, वो सब मैं फिर भी मानूं, बैलेंस शीट मैच नहीं किया ये कैसे मानूं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 40,640, टू एडमिन एक्सपेंस 40,640। ओपनिंग स्टॉक 129। ओपनिंग स्टॉक हमेशा कहाँ रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। सबसे पहले क्या चीज़ रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक। 129,600 था ना, नहीं 129,000 बस। अब प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, वो भी एसेट है, फर्नीचर जैसे प्लांट एंड मशीनरी भी एक एसेट है। कितना का 80,000। इसमें भी डिप्रिसिएशन है कुछ 15%, लेस डिप्रिसिएशन 80,000 इंटू 15%, 12,000, 68,000 आ गया ये। इसको भी लिखो यहाँ पे, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 12,000,
ये हो गया प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है, मैंने इस बार प्री पे किया, अगली साल मुझे फायदा होगा इसका, मेरा एसेट हो गया, फ्यूचर में यूज कर सकता हूँ मैं। इसका एक ही एंट्री, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में यही चीज़ आपका एडजस्टमेंट आता तो 2 एंट्री, अभी ट्रायल बैलेंस में था इसलिए एक ही एंट्री 1200। अमाउंट सही लिखना है, अमाउंट गलत तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, $5000। ये सही है, ये सही है। परचेजेस, परचेजेस में भी कुछ कुछ एडजस्टमेंट था। टू परचेजेस 6,08,800। अब इसमें देखो कुछ कुछ फ्री सैंपल दिया मैंने, तो वो परचेजेस से लेस होगा, लेस फ्री सैंपल। $3,000 का 3,300 का क्या। और फायर टू प्लेस, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, गुड्स जितना का डिस्ट्रॉय हुआ पूरा लेस होगा, लेस लॉस बाय फायर 6,000। तो नेट में कितना हुआ 6,08,000, 6,08,800 माइनस 3,300 माइनस 6,000, 599,500। एक टू कहाँ पे जाएगा, ये फ्री सैंपल जाएगा आपको इधर में 3,300 P&L में। लॉस बाय फायर जाएगा इधर में प्रॉफिट लॉस में। लेकिन देखो लॉस बाय फायर पूरा नहीं है, कुछ इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया, जितना इंश्योरेंस क्लेम मिल गया वो मेरा एसेट हो गया, वो मेरे को फ़ायदा हो गया ना, तो वो मेरा एसेट हो गया। इंश्योरेंस क्लेम 4,500, तो बचा हुआ क्या हो गया लॉस। देखो 2 ही एंट्री हुआ, 3 एंट्री नहीं हुआ। एक कहाँ गया परचेजेस से लेस, लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट 1,500, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 4,500 टू परचेजेस 6,000। देखो 2 ही एंट्री हुआ, एक इसका हुआ, एक ये दोनों मिला के हुआ। कभी भी 3 एंट्री नहीं हो सकता, 2 ट्रायल बैलेंस के एक, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के ऑलरेडी जर्नल एंट्री से पास होके आए इसीलिए एक होता है, और एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री अभी बनता है इसलिए 2 होता है। बस यही फंड है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस क्या है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना 17,200। सैलरी एंड अलाउंसेस, ये भी प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। टू सैलरीज एंड अलाउंसेस 90,200। सैलरी पेबल, सैलरी पेबल हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरीज पेबल क्या हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये जाएगा आपका लाइबिलिटी में 9,800। सेल्स, सेल्स आपका क्या हो गया इनकम बाय सेल्स 844। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आपका क्या हो गया हमेशा लाइबिलिटी है ट्रेड पेबल 1,90,000। ट्रेड रिसीवेबल हमने कर लिया था। वेजेस एंड सैलरी, जब भी वेजेस पहले आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। टू वेजेस 46,860। ये हो गया फी सैंपल वाला। फायर टुक प्लेस हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। देखो सब खत्म हो गया इतना जल्दी जल्दी। अब पढ़ो ये, अब पढ़ो बैंक ओवरड्राफ्ट वाला। क्या क्या बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथेटिकल डेब्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बैंक ओडी कितना अपने पास 3,20,000 का, ये स्टॉक के अगेंस्ट में दिया। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हैज बीन कंसीडर्ड 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है
deducting 20% as margin. After adjusting marginal value, 80% of same has been allowed to draw as a draft. मेरा रियल वैल्यू स्टॉक कितना है वो पता करना, उसका 80% मैंने दिया। देखो मेरा मान लो स्टॉक है 5 लाख का, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने कुछ सेल, ये सेल प्राइस में रिकॉर्डेड है, सेल प्राइस में रिकॉर्डेड, देखो यहाँ पे लिखा है ना, आफ्टर डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन, ठीक है। 20% मार्जिन है, तो ये कितना हो गया, 20% को हटाऊंगा तो कितना होगा, 80% होगा, 4 लाख, ठीक है। अब 4 लाख जो स्टॉक है, रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है, 4 लाख। ये 5 लाख क्या है, 5 लाख इन्फ्लेटेड प्राइस है, इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो असली वैल्यू कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 लाख, 80%। इसका भी 80% मैंने दिया है बैंक को दी, समझा। 3,20,000। वापिस सुनो, मेरा स्टॉक था सेल प्राइस में 5 लाख। सेल प्राइस में क्यों सर, देखिए देखो 20% का मार्जिन जुड़ा हुआ है इसमें, 20% का मार्जिन जुड़ा हुआ है, तो 20% हटाऊंगा, मतलब 80% लूँगा बस, हो गया 4 लाख, सॉरी ये हो गया रियल वैल्यू, इसका भी 80% मैंने दिया, 3,20,000, समझा। चलिए क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 5 लाख। हमें क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल वैल्यू में रिकॉर्ड करना है, रियल वैल्यू में नहीं। रियल वैल्यू हो गया आपका सिर्फ इसमें प्रॉफिट बिना के इंक्लूडेड है, लेकिन हम तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिट को संग इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अब आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट, 5 लाख, 8,44,000 माइनस 1,29,000 माइनस 4,500 माइनस 59,500 माइनस 46,860, ये आ गया आपका 5,64,140, ठीक है, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 5,64,140 प्लस 1,800 माइनस 13,400 माइनस 21,500 माइनस 5,400 माइनस 4,100 माइनस 12,000 माइनस 4,640 माइनस 12,000 माइनस 5,000 माइनस 3,300 माइनस 1,500 माइनस 17,200 माइनस 90,200। आ गया नेट प्रॉफिट 3,397। कुछ मिस्टेक है क्या हमने, नहीं सही है। चलो आओ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 3,39700, तो 2,60,000 माइनस 46,000 प्लस 33,700, तो ये आ गया आपका 553,700। इसमें 3,20,000 ऐड कर दो, इसमें 98,000 ऐड कर दो, इसमें 1,90,000 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1,07,3,500। अब देखो इसको जोड़ो, 4,45,000 प्लस 12,500 प्लस 5,800 प्लस 36,900 प्लस 68,000 प्लस 1,200 प्लस 5,500। कुछ तो अमाउंट नहीं आया इसमें, मेरे को लग रहा है ऐसा। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक लिखना बोल गए ना लास्ट का। अभी जो क्लोजिंग स्टॉक लिया वो कौन लिखेगा, 5 लाख जोड़ो, 4,45,000 12,500 प्लस 5,800 प्लस 36,900 प्लस 60,000 प्लस 1,200 प्लस 4,500 प्लस 5 लाख। देखो आ गया 1,07,3,900। ये भी कितना ही आया होगा, कितना है अमाउंट, यहाँ पे अपना मिस्टेक हुआ। ये आपका 11,400 था, तो 4,80,000 माइनस 24,000 माइनस 1,400, ये हो गया आपका 4,44,600, ये हो जाएगा आपका 500। चलो मैच हो गया, देखा बैलेंस शीट में बोला ना हमेशा मैच करेगा, कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। तो 4 का बी भी हो गया अपना, अभी 3 का बी 4 का ए
पार्टनरशिप से रिलेटेड है, कल होने वाला है। तो 4 का बी तक अपना क्लियर है। इसके बाद अब 5 का ए, देखो 5 का ए ने ना कुछ भी चटपटा सा नाम लिख दिया है, क्या है पता है, ये हिसाब से BRS है। देखो बैंक स्टेटमेंट showed a debit balance at the bank on comparing with cash book following discrepancy were observed। डिस्क्रिपेंसी आया, अब हमको बोलता है कि तुम कैश बुक का बैलेंस बता, जो क्या है ये BRS ही है। मेरे को बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस ये था भाई, फलना था, इतना बोला हुआ है, अब कैश का बैलेंस बता क्या है, तो ये BRS ही हुआ ना, डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व किया मैंने, ऐसा बोल रहा है। तो बस बनाओ, इसमें हमें बैंक पासबुक से स्टार्ट करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 5 का ए, particulars amount rupees, debit balance as per passbook। डेबिट बैलेंस मतलब क्या हो गया, नेगेटिव बैलेंस 39,700, ये आपको नेगेटिव बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बोलता है कि चेक इशूड टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने एक चेक इशू किया, ये है कैश बुक, ये है पासबुक, मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बैंक का बैलेंस दिया, बैंक पासबुक को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अब मैंने चेक इशू किया टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने चेक दे दिया, राजू मेरा अकाउंटेंट है, उसको बोला मैंने राम को चेक देते, तो राम को चेक दे दिया, तो कैश बुक से तो बैलेंस गिर गया, पासबुक आज भी यहीं खड़ा है, मैं किसको गिरा सकता हूँ, पासबुक को, तो मैं पासबुक को गिरा दूंगा, बस लिस्ट कर दूंगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 10,000। इसके बाद क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिपॉजिटेड ऑन टू बैंक बट वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 2 दिसंबर। क्या हुआ, मैंने एक चेक रिसीव किया कस्टमर से, कस्टमर आया मेरा राजू, उसने मुझे चेक दिया, तो क्या किया मैंने, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड ऑन 20 नवंबर। राजू, देखो राम मेरा कस्टमर था, अब राम ने क्या किया, मुझे राजू को चेक दे दिया, तो राजू क्या करेगा, कैश का बैलेंस बढ़ा देगा, लेकिन पासबुक में क्या हुआ, 3 दिसंबर को क्रेडिट हुआ, तो 20 नवंबर का पासबुक आज भी यहीं खड़ा है, मैं किसको ला सकता हूँ, इसको, तो मैं इसको बढ़ा दूंगा, ऐड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, $3,000। इसके बाद क्या हुआ, बैंक डायरेक्टली कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने क्या हुआ, इंटरेस्ट कलेक्ट किया हमारे बिहाफ में, तो पासबुक का बैलेंस गिर गया, कैश बुक आज भी खड़ा है, मैं किसको ला सकता हूँ, पासबुक, इसको गिरा दूंगा, लेस इंटरेस्ट 2400। अब क्या हुआ, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कलम ऑफ कैश बुक, बैंक कलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक वाज ओवरकास्ट, मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक वाज ओवरकास्ट, कैश बुक बढ़ गया, मैं किसको ला सकता हूँ, पासबुक, इसको भी बढ़ा दूंगा, ऐड ओवरकास्ट बैलेंस इन कैश बुक। हमें अभी ये नहीं देखना कि भाई ये सही था ये गलत था, हमें बस पासबुक कैश बुक का बैलेंस आइडेंटिफाई करना है कि कैश बुक का बैलेंस था क्या। अ कस्टमर हैड डायरेक्टली डिपॉजिटेड 8,000 इनटू फर्म्स बैंक अकाउंट बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक। मतलब कस्टमर ने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो कस्टमर का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक आज भी यहीं खड़ा है, पासबुक को हिलाओ बढ़ाओ, एड चेक डिपॉजिटेड, सॉरी गलत हो गया, क्या हुआ, कस्टमर ने चेक बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया ना, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक तो आज में ही खड़ा है, तो इसको गिराओ, लेस 8,000।
चेक ऑफ 2000 डिपॉजिटेड अर्लियर वाज रिटर्न डिसऑनर्ड डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट ओनली। क्या हुआ, चेक 2000 का हमने जो डिपॉजिट किया ना, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देता, बैंक बुक का भी बैलेंस बढ़ा देता, लेकिन बैंक बुक में वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब चेक रिटर्न हो गया, तो पासबुक का बैलेंस गिर गया, कैश बुक आज भी यहीं खड़ा है। किसको चेक बढ़ा सकता हूँ, इसको, तो इसको बढ़ा, एंड चेक डिसऑनर्ड 2000। As per standing instruction to bank, EMI of 20,000 was paid by bank. Same was omitted to be recorded in cash book. क्या हुआ, हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि EMI पे करो, तो हमने बैंक में पे कर दिया, तो बैंक का बैलेंस गिर गया, लेकिन कैश बुक आज भी नहीं खड़ा। मैं किसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, पासबुक, तो पासबुक ऐड करो, एड EMI पेड बाय बैंक। $20,000। Amount of 5,000 was wrongly credited by bank to firm's account for which details are not available। ठीक है, क्या हुआ, 5,000 रॉन्गली क्रेडिट हुआ बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक आज भी नहीं खड़ा। मैं किसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, इसको, तो इसको गिराओ, लेस रॉन्ग क्रेडिट 5,000। अब क्या हुआ, कैशियर had wrongly recorded bank payment of 12,500 as 21,500 कैश बुक। मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया कैशियर ने, पासबुक आज भी यहीं खड़ा, तो पासबुक को भी बढ़ाना होगा। 21,500 माइनस 12,500 से 9,000 से रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक। अच्छा सॉरी, रॉन्गली रिकॉर्ड बैंक पेमेंट एज 21,000 इन पासबुक। मतलब बैंक में हमें पे किया, हमने बैंक को पे किया 12,500, तो पासबुक इतना गिरा, लेकिन कैश बुक में हमने कितना रिकॉर्ड किया, 21,500, इसको इतना गिरा दिया, इसको भी और गिराना होगा, लेस करो। इसलिए घाई नहीं करना है, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। 39,700 माइनस 10,000 plus 3,000 minus 24,000 plus 900 minus 8,000 plus 200,000 plus 20,000 minus 5,000 minus 9,000 48,200। ये आ गया आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन कैश बुक। इसको नेगेटिव में नहीं भी दिखाने से होगा, बस लिख देना ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन कैश बुक। देख लो, मैच करा लो। $800 का कैसे डिफरेंस आ सकता है? जो जो उन्होंने ऐड किया हमने लेस किया, सही किया। 8,000 5,000 9,000 सही है। फिर इसके बाद 900 रुपये इन्होंने कुछ भी नहीं किया। $900 का जो अपना है ओवरड्राफ्ट, इनके सोल्यूशन गलत है सीधा है साहब। ओवरड्राफ्ट को क्यों नहीं करेंगे, कुछ लिखा भी नहीं इन्होंने, ओवरड्राफ्ट करेंगे। ये 48,000 ही होगा। ओवरड्राफ्ट के इन्होंने नहीं लिया है इसलिए नहीं आ रहा, आना चाहिए वो भी। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपने करेंगे। चलो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। चलो धन्यवाद दोस्तों।